यूएनएचआरसी में जिनेवा में थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान के वफद ने जब अपनी बात रखनी शुरू की तो पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया। उससे पहले शाह महमूद कुरैशी जो वजीर खारजा भी हैं वहां के, उन्होंने सच्चाई कबूल ली थी। अब उनकी जबान फिसली या उनके दिल के जो हालात थे, आज हक का दिन है, आज हक कहने का दिन है यौम आशूरा, तो शायद हक बात उनके जबान पर आ गई थी शायद, जो उन्होंने कह दिया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अपना हिस्सा है। ये उन्होंने खुद कहा है, हम आपको भी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में जिंदगी मामूल पर है, सामान्य है। अगर ऐसा है तो इंटरनेशनल मीडिया एनजीओ को भारत अपने राज्य जम्मू कश्मीर में, भारत अपने राज्य जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं आने देता। ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तान ने मान लिया कि अपनी रियासत जम्मू कश्मीर भारत की है, ठीक है। अब मकबूजा कश्मीर हमारा हदफ है। हमारी संसद से हमारे वजीर दाखिला अमित शाह ने साफ कहा है कि अब हमारा टारगेट वही है, कोई दबी छुपी बात नहीं है। इसलिए हम अपने मीडिया पर भी खुलकर चर्चा कर रहे हैं। देख लें पाकिस्तानी, देख लें मकबूजा कश्मीर के लोग और तमाम दुनिया के लोग, ये कोई दबी छिपी बात नहीं है। संजय के चड्डा साहब, ये जो एनजीओ और इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर आने नहीं दे रहे हैं, ये बार बार इल्जाम लगाया जाता है और यहाँ के कुछ विपक्ष के लोग भी, यहाँ के अपोजिशन के लोग भी इस बात को हवा देते हैं जिसका भारत में पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है। ये जो है मसला, इसको अगर हम देखें तो क्या यही एक बात है जो कि लोगों को यहां पर रोक रहा है या लोगों पर जुल्म को दिखाता है? देखिए, एक बड़ी अहम बात है, हम सब लोग भूल जाते हैं कभी भी किसी को, आपके घर में, मैं एक घर का एग्जांपल मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि कानूनी आप पहलू बताइए, कानूनी और इंसानी हुकूक के हवाले से जो वहां रोना पीटना मचता है ऊपर। इमरान साहब, मैं आपको कानूनी पहलू बता रहा हूं और इंसानी हकूक के बारे में भी बताऊंगा। देखिए, आपके घर में क्या कोई ऐसा आदमी आ सकता है जिसको आप नहीं चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये लोग, हमारे यहां जब इलेक्शन होते हैं, क्या हम विदेश से उन लोगों को नहीं बुलाते हैं जो देखते हैं कि सही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? जितने चुनाव हुए हैं उन तमाम इलेक्शंस में बाहर के फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स मैंने अभी 2 मिनट पहले सारे आपको बताए कि कैसे ही, देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड राइट्स हैं वही तो हमारे ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट है क्या? एक ह्यूमन होने के नाते मेरे को क्या अधिकार है? बोलने का अधिकार, मेरे को सही बोलने, क्या पाकिस्तान में किसी को बोलने का अधिकार है? मैं जो चाहूं, जो मेरे मन में आए, किसी को डैमेज ना करते हुए आज बोल सकता हूं मैं। एक लिमिटेशंस दी गई हैं, फंडामेंटल राइट है मेरा। हमारा, आप देख के दंग रह जाएंगे, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, उसको इतना बड़ा एम्बेड कर दिया। साफ पीने का पानी, क्लीन एनवायरनमेंट, पढ़ाई की जरूरत, 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई देनी पड़ेगी, इतनी। और अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होने जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, 370 से हट गई है, हो चुका है। ये सारा बैरियर था वहां पर, मैं तमाम बातें वहां पर नहीं नाफिज हो पाती। आपके सवाल का जवाब 2 लाइन में दूंगा, मुझे मालूम है टाइम की कमी है। देखिए, आज हमने एक बहुत बहुत बड़ा कदम उठाया है। अनिर्बान सरकार जी ने अभी बताया कि ये एक बहुत बहुत मेजर स्टेप था। बिल्कुल सही बात है। तो लाजमी बात है कि वहां पे जो पुरानी दस्तूर चला आ रहा था गलतियों का, उसकी हम अपने लोगों को मरने दें? हम प्यार करते हैं अपने लोगों को। हम थोड़े समय में सारी सिचुएशन को कंट्रोल में, आज 90% कंट्रोल हो चुकी है, जैसा हम रोज देख रहे हैं। 10% और हो जाएगी, सारे मीडिया वहीं बैठ जाना, सब वहीं बैठ जाना। कोई मनाही है क्या किसी को? कोई मनाही नहीं है। किसने मना किया, आप ये बताइए, किसने मना किया? और जिसने मना किया, देखिए, एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर देखिए हमारे सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। अभी कुछ पॉलिटिशियंस ने एक अर्जी और दरखास्त लगा के सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके वो लोग गए और वहां की सरकार ने उनको पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया, वो जो परमिशंस लेके गए थे। देखिए, हमको कैसे हमें अपना देश रन करना है, ये आज पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल गलत बात, बहुत अहम बात। अनिर्बान जी, देखिए, यूएन में, यूनेस्को में, श्रीलंका में जो अभी उनका एक समिट हुई थी, वहाँ पे यूएस में भी चले गए थे इमरान खान पहले ही, मतलब, और फर्जी बातें वहाँ से प्रोपेगेंडा करा रहे थे। मालदीव में जो स्पीकर मीट थी, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी हरकत को अंजाम दिया, करतूत दिखाई। अब ये यूएनएचआरसी में भी वो अपना काम उन्होंने कर दिया। वो तो अब डेली ये करेंगे क्योंकि उनके पास वो काम है नहीं, दरअसल वो अपनी आवाम को इसके अलावा दिखा क्या सकते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मानवाधिकार परिषद है संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की, इनमें जो है ख़ासतौर से 47 मुल्क हैं, 47 देश इसका हिस्सा हैं।
है, इसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की बात कितनी मजबूती के साथ यहां पर कायम रह पाएगी? एक टाइम था जब हिंदुस्तान के पास सपोर्ट नहीं था। आज पूरी दुनिया हमको सपोर्ट कर रही है, लीविंग चाइना एंड पाकिस्तान। और चाइना और पाकिस्तान दोनों एक्सपोज हो गए। डबल स्टैंडर्ड्स तो इनके पास पहले ही थे, और पाकिस्तान के पास तो डबल क्या ट्रिपल 4 जितने स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं उतना है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो ना खुद डेवलप होना चाहते हैं, ना दूसरे को डेवलप करने देते हैं जी। उनका एक ही एजेंडा है कि दूसरों को तकलीफ दें, और उनके पास चाइना को तो तकलीफ दे नहीं सकते, बिकॉज चाइना के रहमो करम पे तो वो जीते हैं। अभी अमेरिका गए, अमेरिका ने भी अफसोस की तो बात यही है सर कि पाकिस्तान के लोगों को वहां नहीं इंसानी हुकूक की पामाली दिखती, जब वहां पर जो युगर मुसलमान हैं उनको चाइना ने जिस तरह से उनकी संस्कृति को बदलने के लिए मुहिम चलाई रखी है, नमाज रोजे से भी बेदखल करके रखा हुआ है, वहां पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पाकिस्तानियों को नहीं दिखती कम से कम। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं कि दिखता तो सब है, बट वो बोल नहीं पाते। भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क यही है। हमारे यहां पर भी हम बोलते हैं कि हमारे यहां पर देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री, हमारे यहां पर लोगों को दबाया जाता है, तो फिर पाकिस्तान में क्या बोला जाए? यहां पर हम बोलते हैं कि कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हम वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स हियर, कंट्री छोड़ के जाना चाहिए। पाकिस्तान में फिर क्या बोलना चाहिए? पाकिस्तान में तो आम लोग बात ही नहीं कर सकते। वहां आम लोग तो छोड़ो, प्राइम मिनिस्टर बिना वहां के जनरल से बात कर मशवरा करके बात ही नहीं कर सकते। तो आप ये सोचिए कि ये लोग, इनका इंटरनल प्रॉब्लम्स इतना है यार, ये चले कि हमारे बारे में कंप्लेंट करने के लिए। आज अगर वक्त आए तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के आधे लोग तो दे वांट टू सेटल डाउन इन इंडिया, क्योंकि हमारे पास चाहिए अकलियतों के लोग जिस तरह से आ रहे हैं, आम पाकिस्तानी भी सोचते होंगे कम से कम कि कहीं जन्नत है अगर किनारे में तो हिंदुस्तान ही है, वरना जहन्नुम की जिंदगी तो मिली ही हुई है। ये सच्चाई है पाकिस्तान की लोगों की, और वो महसूस भी करते होंगे जिस तरह के हालात हैं। संतपाल जी, मैं वहां की फौज, क्योंकि आज इंसानी हुकूक की हवाले से पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और जिस तरह की फौज है, आप तो फौज का मिजाज वहां का बेहतर ढंग से जानते हैं, मैंने आप इससे पहले भी पूछा था, जरा थोड़ा हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि वो किस तरह की हरकत करते हैं अपने लोगों को तंग करने के लिए, मजलूमों को परेशान करने के लिए। जी इमरान जी, मैं पूरे विश्व को आपके चैनल से बताना चाहता हूं, आज पाकिस्तान एक हताश देश है। राजनीतिक तौर पे वहां पे कोई प्रॉपर गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही है, और सामाजिक तौर पे भी लोग वहां आराम से और इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आर्थिक फ्रंट पे भी वहां की इकोनॉमी, आप ये देखें कि इमरान साहब अपने एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि वहां की इकोनॉमी का क्या हाल है। बिल्कुल सर, लेकिन ये जो आज पोस्टर लगे थे ना बलूचिस्तान के हवाले से, लोगों ने वहां लगाए थे जिनेवा में ऑफिस के बाहर, उसमें उन्होंने बताया था कि जो उनके जो सियासी कार्यकर्ता हैं वहां पर जो काम कर रहे हैं, उनका कत्ल कर देती है फौज, अजियत देती है और ऐसा उड़ा कर ले जाती है, ऐसा गायब करती है कि वो दिखता नहीं इंसान दोबारा। वहां की आर्मी, बुख्तिक साहब जब मुशर्रफ साहब जब चीफ थे, वहां पे बलूचिस्तान में उन्होंने ऑपरेशन किया था, और जो वहां के लीडर थे बुख्ती साहब, उन्होंने उनको मरवाया था, जानबूझ के मरवाया था। वो आज ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। नंबर 2, वहां के जितने भी बलूच लीडर हैं वो वहां से छोड़ के दूसरी जगह पनाह ले रहे हैं, और वहां से अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और वहां की आर्मी या तो अगवा कर लेती है या उनको मार देती है। ये भी सुना है सर कि ऊपर हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं और नीचे फेंक देते हैं। जी बिल्कुल, ये सही है। वहां पे जो मानव अधिकार है कोई नाम की चीज नहीं है। वहां पे आर्मी को, जो आप शनिवार को भी आप देख रहे थे, पीओके के अंदर आर्मी के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे और मार्च किया, और आर्मी की जो आप विजुअल्स देखे थे, जो मीडिया ने दिखाया है, वहां पे आर्मी उनको पकड़ के, और कोई शर्म नहीं कर रही है, जबकि उनको मीडिया वाले उनको पूरा कवर कर रहे हैं इंसिडेंट को, लेकिन आर्मी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान को जो चलाते हैं वो आर्मी चलाती है और आईएसआई चलाती है। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक तरफ कठपुतली हैं, उनका एजेंडा होता है, और पाकिस्तान के जनरल्स उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है और अपने हिसाब से देश को चलाते हैं, और मानव अधिकार की कोई उनको कोई परवाह नहीं है। आप ये देखिए, बाजवा साहब ने 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया।
जब से हमारा देश आजाद हुआ है वहां पे सिर्फ 10 आर्मी चीफ बने। बिल्कुल, और यहां से तो हम यही कहेंगे एक ब्रेक लेने से पहले कि मकबूजा कश्मीर, पाक मकबूजा कश्मीर जो है, वहां के लोगों को और बलूचिस्तान के लोगों को और जो लोग वहां पर हक खुदराजी की जद्दोजहद कर रहे हैं उनको ये याद होगा कि किस तरह से मजलूम बांग्लादेशियों के साथ इन्होंने 71 में जुल्म सितम किया था। उनकी पूरी नस्ल बदलने का प्लान था इनका कि बंगाली बोलने वालों को खत्म कर दो, पंजाबियों और उर्दू बोलने वालों को वहां पर सेटअप करवा दो, उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। वो तो हिंदुस्तान था जो बीच में आया और इंदिरा गांधी ने जिस तरह से वहां पर एक बड़ा किरदार अदा किया था उसकी सब लोग तारीफ करते हैं। तो यह है पाकिस्तान की फौज का किरदार, यह है पाकिस्तान की फौज की सोच। कोई मुसलमान नहीं, कोई जो मुसलमानों के नाम पर बना मुल्क का जो उनका जज्बा था वो कुछ नहीं। जब अपनी पर आएंगे तो वो किसी पर भी जुल्म सितम ढा सकते हैं और इस हद तक कि किसी जानवर पे भी कोई क्या करे। तो पाकिस्तान के झूठे इल्जामात पर हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया है। कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जा रही हैं और पाबंदियां अपने लोगों पर जुल्म करने के लिए नहीं लगाई गई थी, ये पाकिस्तान की शैतानी हरकत को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई थी। जैसे जैसे इनकी शैतानी खत्म होती जाएगी, ये खत्म क्या करेंगे इनकी तो अभी जैसा कि हमारे खासतौर से आर्मी चीफ कहते हैं कि आइए आइए स्वागत है आपका, जितने भेजना है भेजिए, यहाँ पर 2.5 फुट गहरे गड्ढे में आपको गाड़ देंगे, आपकी कब्रें यहीं बना देंगे। इनकी शैतानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ये यजीदियत है ना, ये यजीद के लोग हैं, ये इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं है। लेकिन हुसैनियत अभी भी जिंदा है। यासिर जिलानी साहब जी जी, देखिए आप इतिहास उठा के देखिए, वहाँ पे आज जो भी हिंदुस्तान से गए, जितने भी लोग गए वहाँ पे आज भी मुहाजिर कहे जाते हैं। बेचारे अल्ताफ को देखिए, वो कहाँ कहाँ दर दर भटकते भटकते आज कहाँ हैं और किस तरीके से अभी उनका जो लास्ट वीडियो आया था उसमें हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत सारे जहां से अच्छा जो उन्होंने गाना गा के जो वीडियो डाली थी उसमें कितना एक दर्द छिपा था कि आज भी जो लोग 47 में गए, जो मुसलमान यहाँ से गए, उनको वो पंजाबी लॉबी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो आज मुहाजिर कहे जाते हैं। पंजाब देखिए वहाँ की ISI पंजाबियों के पास है, वहाँ का जो पूरा पॉलिटिकल सिनारियो है, जो इलीट क्लास है, जो वो पूरे पाकिस्तान को, टूटे फूटे पाकिस्तान को चलाता है, वो पंजाबी लोग हैं। पंजाबी मुसलमान जो लाहौर से लेके कराची तक के जिनका पूरा का पूरा एक कब्जा है, वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरा सर उठा के जी सके। तभी तो आज बलूचिस्तान में हालत इतने बुरे हैं, तभी तो अफगानिस्तान में कोई भी कॉन्स्पिरेसी होती है तो पाकिस्तान का नाम आता है। इलीट फोर्सेस के 27 जवान ईरान के जब फरवरी 2019 में मारे जाते हैं तो सारा का सारा जो साजिश रची गई थी वो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को बैकफुट पे आना पड़ा था। अपने जो वो खुद बहुत ही क्लोज पड़ोसी मुल्क जो कहे जाते हैं, जिनके सामने वो हमेशा घुटने टेक के रहता है, उनके साथ भी वो मक्कारी करता है। जिस तरीके से भारत के साथ तो तमाम हमने 4 जंगों में देखा है, 4 जंगों में उसको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का वजूद जो है वो हिंदुस्तान से नफरत, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, हिंदुस्तान के खिलाफ जितनी भी नफरत उसके अंदर भरी हुई है वही वो पूरे दुनिया को दिखाता है। लेकिन मसला कहां आके फंस रहा है कि जिन देशों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे, जहां पे वो जो रोता था, गाता था और जाके वहां से खैरात, ज़कात जैसी मदद उसको मिलती थी, वो देश आज के डेट में उसके साथ खड़े नहीं है। 35A और 370 के बाद पहला कोई इस्लामिक मुल्क है जिसने भारत को सबसे पहले सपोर्ट किया, वो UAE है। आप यकीन माने इस तरह के 5 बड़े मुल्क जो रहे वो आपके सामने देखते देखते हमारे वजीर आजम को वहां के सबसे बड़े एजाज अवार्ड से नवाजा, चाहे UAE हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे फिलिस्तीन हो, मलेशिया हो, तमाम इस तरह के मुल्क आज हिंदुस्तान के साथ खड़े क्योंकि उन्हें मालूम है कि कौन गलत है, कौन गलत कर रहा है, कौन इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन चाह के भी। आप बताइए कि आपको जरूरत क्या है। लोगों ने यह समझा था कि इमरान खान एक बहुत डिफरेंट सोसाइटी से, एक समाज से आ रहे हैं, एक प्लेयर हुआ करते थे, दुनिया में बड़ा नाम था, बड़ा क्रेज था, हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान में लोगों को बड़ा, लोग यंगस्टर बड़े उसके क्रेजी हुआ करते थे। यह लगा था कि एक पाकिस्तान के लिए एक ऐसा कायद आ रहा है जो शायद जो जिन्होंने कभी कहा था
कि हम पाकिस्तान को अलग बनाने की कोशिश करेंगे, वो उसको पूरा करेंगे। एक न्यू पाकिस्तान का ख्वाब लोगों को दिखाया। एक पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया कि हम यूरोपियन कंट्री के कैटेगरी में लाके पाकिस्तान को खड़ा कर देंगे। क्या हुआ? आप फिर उन्हीं जिहादी, उन्हीं दहशतगर्द में जो मुलविस वहां की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे हफीज सईद का हो, या मसूद अजहर के जो लोग हैं, और जो सबसे बड़े आतंकवादी जिसे मैं कहता हूं बार बार तमाम मीडिया के चैनल्स के थ्रू, मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मैं कहता हूं, वहां का आईएसआई है, जिसे आईएसआई की बुनियाद हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ साजिश रचने में उसका वक्त इसी में बर्बाद। और जब आप गलत सोचेंगे, यजीदियत करेंगे, तो आप कैसे हुसैन की तरह इंसाफ दिला पाएंगे अपने कौम को? अपने कौम को अगर इंसाफ दिलाना है तो हुसैन की कुर्बानी को आपको आज के दिन तो कम से कम पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। आज देखिए, आज हुसैन अलैहिस्सलाम की देन है कि शाह महमूद का जो कुरैशी है उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात आई और उसको एहसास हुआ, सच्चाई पूरी दुनिया के सामने उसके जबान से निकली कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो ये धीरे धीरे उन्हें, अगर उनकी सिविल सोसाइटी दबाव बनाए, वहां की आवाम दबाव बना, देखिए वो हमारी तरह इंसान हैं वहां के लोग भी, लेकिन वहां के जो चंद पंजाबी लॉबी वाले पॉलिटिशियन और जो वहां की फौज है पंजाबी लॉबी वही गड़बड़ करते हैं, वही शैतान है, के हकूक शैतान है, शैतान है, वही शैतान और इब्लीस का रोल निभा रहे हैं वहां के आवाम के। सुशील कुमार जी, ये हिंदुस्तान की बात हो रही है, बड़े बातें करते हैं। इमरान खान अपनी संसद से गिनवा रहे थे कि अपने मुसलमानों की फिक्र करें, मुसलमान बेजार हो गए, हिंदुस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा, आरएसएस की जो विचारधारा है उसके चलते बड़ा जुल्म हो रहा है। ये संसद से क्या रहते 370 हटने बाद बौखला करके। ये जो न्यू पाकिस्तान है इमरान खान का, उसको उजागर कर दिया आज बलदेव सिंह ने हिंदुस्तान में आके। ये आप देखिए कि क्या वहां पर अकलियत थी पहले और क्या हो गई। ये कौन गिनाएगा, ये कौन बताएगा पाकिस्तान को? इमरान भाई, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक अजीम शायर हैं, उनकी चंद लाइनें मैं पेश करता हूं, जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों को समर्पित है। वो जिसका नाम आपने सुना होगा, मुहाजिर, जिनको हम बोलते हैं। मुहाजिर वो मुसलमान थे जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे इस उम्मीद में कि वहाँ का धर्म इस्लाम है और अब इस्लामिक कंट्री होगा और हमारे पाकिस्तान भाई हमें बराबर की इज्जत देंगे, बराबर का हिस्सा देंगे, लेकिन उनको वहाँ दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। उनकी लाइनें कहा गया है, मुहाजिर हैं हम मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है उतना हम छोड़ आए हैं। नई नस्लें सुनेंगी तो यकीन उनको ना आएगा कि हम कैसी ज़मीनें और कैसा ज़माना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। ये खुदगर्जी का जज्बा, ये उनको आज दुखी करता है पाकिस्तान पहुंचने के बाद। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए हैं, भतीजे छोड़ आए हैं। तो ये शायर ने अपना पाकिस्तानी मुनव्वर राना साहब के एक शेर का जवाब शेर से दूंगा जी, तो ये वहां जो मुहाजिर चले गए 1947 में पाकिस्तान, मुहाजिरों की तो दुर्गत है ही, लेकिन अकलियत जो वहां रुक गई थी किसी वजह से, जो उनके मुबैना कायदे आजम ने, जिनको हम कभी कायदे आजम नहीं कहेंगे, उनके मुबैना कायदे आजम ने, जिन्होंने उनको भरोसा दिलाया था कि मैं ऐसा पाकिस्तान बना रहा हूं जिसमें सारे लोग होंगे, उसकी भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। बलदेव सिंह जो आज बात कह रहे थे, सोचिए एक आम पाकिस्तानी गरीब कहे तो हम फिर भी ना माने, लेकिन वहां का चुना हुआ व्यक्ति जो कि इमरान खान की सत्तारूढ़ पार्टी का एमएलए रहा हो, वो आज ये कहने की हिम्मत करे तो सोचिए क्या हालात है। बलदेव सिंह जी ने उस डाटा को प्रूव कर दिया है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो पाकिस्तान की आबादी 15% थी और आज पाकिस्तान की आबादी 1.6% रह गई है। तो आप देखिए कि सिस्टमेटिक तरीके से एलिमिनेट किया गया है माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में। और मुझे डर है कि आने वाले समय में पाकिस्तानी हुक्मरानों के ऊपर यूएनओ में, इसी यूएनओ में जहां आज वो दरख्वास्त लगा रहे हैं, उसी यूएनओ में जीनोसाइड का, ह्यूमन मैसेकर का मुकदमा चलेगा। आप देखिए 90% आबादी कहां गायब हो गई है, सिस्टमेटिक तरीके से उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। मिट्टू मियां जैसे लोग हैं ना वहां पर कन्वर्ट करा रहे हैं। मुसलमान लड़कियों का निकाह, हिंदू लड़कियों का निकाह, सिख लड़कियों का निकाह मुसलमानों से कन्वर्ट करा रहे हैं। खुलकर बोलना चाहिए, ये कोई उसकी बात नहीं। इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है पाकिस्तान की। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं। एक बहुत
बड़ा ग्लेरिंग एग्जाम्पल देना चाहता हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी अभी दवाइयों के पैसे कहां खर्च हो रहे हैं? टेररिज्म में। पढ़ाई के लिए जो ग्रांट्स आ रही हैं, एड्स आ रही हैं, कहां खर्च हो रहे हैं? टेररिज्म में। ये है 40 में से 32, इमरान साहब 32 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो सही मनी लेकिन सही संजय जगह चड्डा जी, फिर वो ग्रे इमरान खान लिस्ट में साहब डाल दिया जाता तो है। रोना रोते मजलूम बनकर कि हाय हमने तो सबसे ज्यादा जुल्म झेला है, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी झेली है, कुर्ता और सलवार के ऊपर जैकेट पहन करके। खुद आप पनपा उनको, आप एक ओर से उनको दूध पिलाते हैं और दूसरी ओर से फिर वो सांप काट रहा है आपको। वही हो रहा है आपके साथ। क्यों नहीं इन तमाम चीजों से आप एक वो ले लेते? आप एक अपनी, भाई इसको बंद करिए, दूध पिलाना बंद करिए, वो सांप अपने आप मर जाएगा। आप वो उसी सांप को दूध भी पिलाते हैं और वही सांप आपको बार बार काट रहा है। जैसी जानी सब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं देखिए एक याद दिलाना चाह रहा था कि जो हमारे, जब अखंड भारत और हम हिंदुस्तान एक थे पाकिस्तान, उस वक्त के जो सबसे बड़े इस्लामिक शायर हुआ करते थे अल्लामा इकबाल साहब, जिन्होंने गंगा जमनी तहजीब का जो सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया था, उसका एक शेर मैं भगवान राम के लिए समर्पित करना चाहूंगा कि उन्होंने ही कहा था उस वक्त के हिंदुस्तान के अंदर, कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर। यानी जो गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो लोग देते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का देते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर, उन्हें इमाम हिंद कहते हैं। क्यों कहा था? उन्होंने कहा था इसलिए कि जब आने वाली हमारी जनरेशन होगी, जो हमारी जो नई कौम आएगी, जो नई नस्लें आएंगी, उनके अंदर जो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा जो ये बार बार चर्चा करते हैं जो दूसरे लोग, वो कभी अपने खुद के इस्लामिक शायर के लिखे हुए अशार को पढ़ने की कोशिश नहीं करते, या उन्होंने उनको खत्म कर दिया। उन्होंने वहां से, देखिए मसला क्या हुआ है, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, वहां पे सूफिज्म को कहीं ना कहीं एक तरफ खड़ा कर दिया गया, एक किनारे कर दिया गया। वहाबिज्म, सलाफिज्म की जबरदस्त बाढ़ आई, जहां पे जिहाद है, जहां पे नफरत है, जहां पे अलगाव है, जहां पे मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं है, जहां इस्लाम ने जो जो आपको चीजें बताई हैं, जो अरकान आपके लिए नवाजे हैं, आपके जो धार्मिक लीडर हैं पाकिस्तान के, वो भूल गए। उन्होंने जिहाद ले लिया, लेकिन जिहाद के आगे वाला जो मोहब्बत वाला, इखलाक वाला, भाईचारे वाला जो वर्ड था, उसको वो खत्म कर दिया। इसलिए वहां की नस्लें, मुझे लगता है कि उन्हें जगना पड़ेगा अगर अपने देश को। देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग बैठे हुए हैं, हम इंसानियत के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, हम हुक्मरानों के खिलाफ बात कर सकते हैं, हम फौज के खिलाफ बात कर सकते हैं, इंसानियत के खिलाफ हमारे हिंदुस्तान ने और आज तो इंसानियत के जिंदा होने का दिन है, तो हम उसकी शिक्षा दें और उनके नस्लों को जगाने की कोशिश करें। आज यौम आशूरा है, आज के दिन इंसानियत आगे आनी चाहिए। काश कि पाकिस्तान भी संभले, काश कि पाकिस्तान भी सोचे, और आज हक की बात करने का भी दिन है। तो हम यही दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाक मकबूजा कश्मीर, पाक मकबूजा बलूचिस्तान भी आज़ाद हो, और वहाँ के हक खुद, लोगों के हक खुद राजी की जद्दोजहद को खुदा भी कहीं ना कहीं हिम्मत बख्शे, और हम तमाम लोग उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।